अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना फौजदारी केस के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है वो टेकअप होगी, लेकिन उसमें एक ड्रामाई तब्दीली आई थी और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त टेकअप करने के बाद जो बेंच बनाया था वो आज़ाद ख्याल जजिस पर मुश्तमिल था और उनमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थीं। और मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि इमरान खान साहब की तोशाखाना फौजदारी केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो केस रिमांड किया था सेशन कोर्ट में कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं ट्रायल कोर्ट के जज, वो ये फैसला करें कि तोशाखाना केस जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है वो काबिल समात है या नाकाबिल समात है। और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो ये कैसे हुमायूं दिलावर साहब को केस रिमांड कर सकते थे, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 10 मई को जो फ़र्द जुर्म थी वो आयद कर दी थी। तो फिर उस केस के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही दरख्वास्त दायर की थी कि इस फैसले को जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया था उसको मुअत्तल कर दिया जाए, उसको स्टे कर दिया जाए। और फिर कल जो इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जो 2 रुकनी बेंच था और उनमें जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थीं, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये इमरान खान साहब को रिलीफ इस केस में नहीं मिलेगा। इसकी 2-3 रीज़न्स थी। एक तो ये कि जो ये केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब वो ट्रायल के मरहले में दाखिल हो चुका था और पाकिस्तान में की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर एक मुलजिम का एक छोटी अदालत में चाहे ट्रायल हो रहा हो तो उस दौरान कोई बड़ी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो मुलजिम को फ़ायदा नहीं देती और स्टे नहीं करती ट्रायल के ऊपर। और फिर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं और जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की कि चूँकि अब ये जो ट्रायल है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, तो अब हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। और इससे पहले जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले आए और वो अपनी बड़ी जो लीडर वाली उनकी चाल ढाल थी वो उसके साथ वो दाखिल हुए और दोनों जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के वो भी आ गए, तो वहाँ पर शोरगुल हो गया और वहाँ पर इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने जो वहाँ पे शोर मचाया और जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने भी अपना एक तूफ़ान बदतमीज़ी किया। तो इसी वजह से जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे और जो मुसर्रत हिलाली साहिबा थी, उन्होंने जो इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके गार्ड्स थे उनके हवाले से इतराज़ किया और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि जो अदालती डेकोरम है उसको बहाल रखा जाए। और फिर वो उठ के चले गए और उन्होंने ये भी जाते हुए कहा कि अगर ये शोर ख़त्म ना किया तो फिर वो केस को नहीं सुनेंगे। और फिर वापस आए जब, तो उस वक्त फिर जो अदालती डेकोरम था वो बहाल हो चुका था। और फिर जो इमरान खान साहब के जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी 2 जो दरख्वास्तें हैं उनको सुना जाए और एक दरख्वास्त जो है वो इख्तियार समाअत के हवाले से है और दूसरी जो दरख्वास्त है वो जो इमरान खान साहब का सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब के सामने जो केस लगा हुआ है उसको ट्रांसफ़र किया जाए। ख्वाजा हारिस साहब का ये भी कहना था कि किस वजह से वो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब से किसी और जज के पास ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो बायस्ड हैं और वो जो उनकी पोस्ट्स हैं फेसबुक पे वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं, नून लीग के हवाले से लगी हुई हैं। तो इसी वजह से उनका जो ये केस है वो दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। और जो जज थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने ये इस्तफसार किया और उन्होंने बताया कि आपकी जो ये दरख्वास्त है वो तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब ने टेकअप की थी और जो केस था वो रिमांड किया था जज हुमायूं दिलावर साहब के पास, जिस पे ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना था कि जी बिल्कुल ऐसा हुआ था और हमने ये
दोबारा दरख्वास्त की थी कि ये जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनसे केस ट्रांसफ़र करके किसी और जज के स्पुर्द कर दिया जाए और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके हवाले से बहुत सारे जो शकूक व शुबहात हैं। और फिर उसके बाद जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उनका ये कहना था कि हम ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते, हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनसे भी हम दरख्वास्त कर सकते हैं और हम उन्हें ये कहेंगे कि वो आपकी ये दोनों दरख्वास्तें इकट्ठी सुन लें और ये जो इख्तियार समात का मामला है ये बुनियादी नुक्ता है और इसको पहले हल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी इमरान खान साहब के वकील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो रिमांड का फ़ैसला था जो उन्होंने सेशन कोर्ट में भेजा था उसको मुअत्तल नहीं किया और उन्होंने ये बात की कि आपका जो भी मसला है वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर सुनाएं। और इसके बाद जो हुक्मनामा आया उसमें भी जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने यही लिखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनकी दोनों दरख्वास्तों की समाअत कर ले। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तारीख़ वगैरह नहीं बताई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब वो कब इमरान खान साहब के वकील की दरख्वास्तों की समाअत करें या उनकी दरख्वास्तों को टेकअप करें। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनकी दरख्वास्तें पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और मैंने आपको दोनों बातें बताई थी कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है तोशा खाना केस के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में जो लगी हुई है वो टेकअप होगी, वो टेकअप हुई। और उसके बाद मैंने आपको कल जो फ़ैसला बताया था कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं ये दोनों आज़ाद ख्याल जजेस हैं और वो मेरिट पे फ़ैसला करेंगे। और पाकिस्तान की जो भी बड़ी अदालतें हैं वो एक तारीख़ है, एक कानून है कि जब ट्रायल होता है मुलजिम के ख़िलाफ़ तो फिर उसको जो है फिर फ़ायदा नहीं मिलता और जो बड़ी अदालतें हैं वो ट्रायल कोर्ट के ट्रायल को नहीं रोकती। और फिर उसके बाद बहुत से सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब की तोशा खाना फौजदारी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त लगी हुई थी और जो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ दिया है। और रिलीफ कौन सा दिया? रिलीफ तो कोई नहीं मिला इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए तो वो मुअत्तल भी नहीं हुआ, स्टे नहीं हुआ। और जो इमरान खान साहब हैं और जो उनके वकला हैं वो ख़ासे पुरउम्मीद थे इस समाज से पहले कि उन्हें इस मामले पर जो स्टे है वो मिल जाएगा। और उनका जो बुनियादी नुक्ता था वो इख्तियार समात का था। तो इख्तियार समात का वही मामला है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है या जो अवामी नुमाइंदे हैं जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा करवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास 120 दिन होते हैं कि वो उनके पेपरों की जांच पड़ताल करे। उसके बाद फिर जो राइट है उनका वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट के जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने जो इमरान खान साहब की इख्तियार समात के हवाले से दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन का ये राइट है कि जो भी अवामी नुमाइंदा जब इलेक्शन लड़ता है तो उसके हवाले से वो किसी भी वक्त जो है वो उसकी जांच पड़ताल कर सकता है उनके पेपर्स की। और ये जो हुमायूं दिलावर साहब थे उन्होंने फिर इमरान खान साहब के तोशा खाना केस का जो ट्रायल था वो बरकरार रखा था। और जो सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पुश किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इमरान खान साहब की ये दोनों दरख्वास्तें जो है वो सुन ले। जबकि दूसरी तरफ तोशा खाना केस ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मंतकी अंजाम की तरफ रवां दवां है और इमरान खान साहब उस केस से निकल नहीं पा रहे। और इमरान खान साहब अगर ये सोचते हैं या उनके साथी ये सोचते हैं कि वो इस केस से निकल जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस केस से बच पाएंगे। और जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को 35 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनएयर दिया है। और मैंने आपको कल के वीलॉग में ये बता दिया था कि इमरान खान साहब को अब एक क्वेश्चनएयर दिया जाएगा और उन्हें अपने दिफा का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब,
उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो 2 गवाह थे उन पर जरा मुकम्मल कर ली है, और वो भी जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो ख्वाजा हारिस साहब से गवाहान पर जरा मुकम्मल करवाई है। अब इमरान खान साहब के पास जो 35 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर आया है और उसमें ये कहा गया है कि हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से कि जो ट्रायल के दौरान इस्तगासा था, जो शिकायत कुनिंदा था, उसने जो आपके ख़िलाफ़ जो सबूत दिए हैं उनको क्या आपने सुना है, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं। और दूसरा उनका ये है, बहुत से सवालात हैं उसमें, कुछ चीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से। और उनका ये कहना है कि आपने 2017 से 2018 और 2018 से 2019, 2019 से 2020 और 2020 से 2021 तक का जो गोशवारे हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं, लेकिन वहाँ पर आपने तोशाखाना के हवाले से जो आपने तहाइफ लिए थे और महंगे तहाइफ लिए थे उनको बेचा, और उनकी जो रिकॉर्ड है, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं दिखाई। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने जब रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा था, और जो मोहसिन शाह नवाज रांझा थे वो कंप्लेनेंट थे और उन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और फिर इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेजने पर आपने जो तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था उसमें आपने ये इतराफ़ किया था कि आपने 2018 से लेकर 2021 तक तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर अपने पास रखे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत के मुताबिक आपने 2018 से 2019 में जो तोशाखाना है वहाँ से आपने 4 तहाइफ लिए, वो उनकी मालियत 10 करोड़ रुपए थी, और आपने उनको पहले बेचा, और उसका भी आपने इतराफ़ किया कि वो जो तहाइफ थे वो आपने 5 करोड़ 80 लाख रुपए के बेचे, और बेचने के बाद आपने जो 2 करोड़ रुपए की रकम है वो आपने दिखाई अपने गोशवारों में। इसके अलावा जो 2019 से 2020 था उसमें इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने 3 तहाइफ लिए, सिर्फ ये बताया कि वो कीमती तहाइफ थे, ये नहीं बताया कि वो आपने कितने में बेचे, और कोई उसका रिकॉर्ड शो नहीं करवाया। और उसके बाद जो 2020 से 2021 में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने 5 जो कीमती तहाइफ थे वो तोशाखाना से लिए, और उनको भी यही बताया कि वो कीमती तहाइफ हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आपने वो तहाइफ कितने में बेचे, और वो उसकी कोई आपने गोशवारों में उसको ज़ाहिर नहीं किया। और आगे चल के जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब को आज ज़ाती हैसियत में सेशन कोर्ट में तलब किया है, और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि अगर इमरान खान साहब आज सेशन कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होते तो फिर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए यहाँ खासी मुश्किलात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तोशाखाना केस है ये कब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इमरान खान साहब को कब सज़ा हो सकती है। तो मेरी ये असेसमेंट है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो तमाम अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद, तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला जो है वो महफूज कर लेंगे। अगर बहुत से लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को 10 दिनों में या 15 दिनों में या 20 दिनों में सज़ा सुना दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा है तोशाखाना के हवाले से वो सुना दी जाएगी। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का जो फ़ैसला है वो हुमायूं दिलावर साहब महफूज कर लेंगे, और फिर एक ख़ास वक्त पे वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने जो हुक्मनामे में कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि वो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब की जो 2 दरखास्तें हैं वो इकट्ठी सुन लें, और टाइम उन्होंने नहीं बताया कि कब तक सुन लें, वो कह भी नहीं सकते थे, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से दरख्वास्त कर सकते हैं। तो जो 2 दरखास्तें हैं वो अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे डिपेंड करता है
کہ ان کا کب دل کرتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل کی یہ دو درخواستیں سنیں، اس میں بھی معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل کی دونوں درخواستیں ٹیک اپ کر لیں، اس کے بعد اس کو لٹکائیں اور پھر پہلے ان درخواستوں پہ فیصلہ سنائیں گے۔ جو بھی انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کرنی ہے درخواستیں یا ریجیکٹ کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی دونوں جو درخواستیں ہیں وہ ریجیکٹ کریں گے، لیکن وہ درخواستیں ریجیکٹ ہوں گی ستمبر میں جا کے، اور اس کے بعد جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے، جو محفوظ فیصلہ ہے، وہ ہمایوں دلاور صاحب سنا دیں گے۔ اور میرا اشارہ یہی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جب وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے تو پھر یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے میری یہ رائے ہے کہ یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سماعت نہ بھی کریں، اگر وہ سماعت کرتے بھی ہیں تو فیصلہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور وہ فیصلہ بھی تبھی سنائیں گے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے یا 1-2 دن ان کے رہ جائیں گے، کیونکہ اگر وہ ان درخواستوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب دوبارہ سے سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اور پھر کیونکہ یہ ان درخواستوں پہ فیصلہ ہو چکا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ یہ ریجیکٹ ہوئی ہیں یا یہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں، تو ریجیکشن ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور پھر جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے اگر اس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف، جو کہ خلاف ہی آئے گا اور سزا ہوگی عمران خان صاحب کی نااہلی ہوگی، اور وہ یقینی طور پر ہوگی، اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کیس کے فیصلے کے خلاف بھی عمران خان صاحب سیدھے سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر جو ریٹائر نہیں ہوتے اور اس سے پہلے اگر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں سنایا جائے گا اسی وجہ سے، اگر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے پہلے ہی ان کی ریٹائرمنٹ سے، تو بندیال صاحب اس فیصلے کو ختم کر دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہوں، اور میں نے دیکھیں جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو میں نے نااہلی سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ساری سٹوری ہے، اور اسی وجہ سے میری یہ رائے ہے کہ جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے یا کوئی بھی عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے، اس کے جو بھی فیصلے آئیں گے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آ سکتے ہیں۔ پہلے آئیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، اس وجہ سے چاہے توشہ خانہ کیس ہے یا پھر القادری ٹرسٹ کیس ہے، سائفر کیس ہے، یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یا 9 مئی کے واقعات کے معاملات ہیں، یہ تمام کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گھر جانے کے بعد سنائے جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملے پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چکروں سے اور یہ تمام یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان میں ڈیلے کر کے اور رخنا ڈال کے وہ عمران خان صاحب کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب جب تک نااہل نہیں ہوتے، وہ اس سسٹم کی سیاست سے باہر نہیں ہوتے جو پاکستان کی پولیٹکس ہے، اس وقت تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور بالکل میں اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ہر صورت نااہل کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کو ہر صورت نااہل ہونا ہے، تبھی پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں گے۔ اور تمام جو پارٹیز ہیں، خصوصاً نواز شریف صاحب اور جو مسلم لیگ نون ہے اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور جو دیگر پارٹیز ہیں، وہ اس بارے میں متفق ہیں، اور ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ یہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب نااہل نہیں ہوتے پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن کے بعد بھی یہ تمام لوگوں کی، سیاستدانوں کی رائے ہے مائنس عمران خان، کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم کی جائے، اس کے بعد ہی ملک چل سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے،
کہ الیکشن اسی وجہ سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں، اور بندیال صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ابھی نہیں ہوئی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ابھی پاکستان نہیں آئے ہیں۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اگلے سال ہوں گے۔ ایک اور خبر جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آئندہ الیکشن میں لاہور کے حلقہ NA 133 سے الیکشن لڑ سکتی ہیں، اور وہ جو حلقہ ہے وہ جو پرویز ملک صاحب تھے مرحوم، ان کا وہ حلقہ ہے جس پہ جو شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں ان کی اہلیہ وہ الیکٹ ہوئی تھیں دوبارہ سے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اسی سیٹ پر الیکشن لڑ سکتی ہیں، اور اسی حلقے کے نیچے جو پنجاب اسمبلی کے حلقے ہیں PP 166، PP 167 اور PP 168، ان تینوں میں سے بھی جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ایک حلقے پہ پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن لڑیں گی۔ جو PP 168 ہے وہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں سے پہلے الیکٹ ہوئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ اگر NA 133 سے الیکشن لڑتی ہیں تو پھر وہ PP 166 یا پھر PP 167 پر الیکشن لڑیں گی۔ ایک بڑی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے کہ جیسا کہ میڈیا میں آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فرح خان ہے، جو بشرا بی بی کی بہت ہی قریبی دوست ہیں، وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف گواہی دینے پر راضی ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں عمران خان صاحب کے قریبی دوست، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان تینوں کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل پہلے جائیں، اس کے بعد پھر ہم سرنڈر کریں گے، اور جو بھی آپ نے گواہی لینی ہے، جو بھی آپ نے شواہد ہم سے لینے ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ لیکن جو اگر عمران خان صاحب جیل نہیں جاتے، کیونکہ ان تینوں کا یہ خیال ہے، اور بھی بہت سے حلقے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کی کچھ کی سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر موجود ہے اور عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، تو یہ ریلیف وغیرہ عمران خان صاحب کو نہیں ملے گا، اور یہ صرف بندیال صاحب کے جانے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف کیسے تیزی سے فیصلے آتے ہیں۔ تو ان تینوں کو یہ ایشور کروایا گیا ہے کہ آپ کو پوری سیکیورٹی دی جائے گی، اور جو آپ کی شرط ہے وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔